वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आजम स्वाति मुस्ताफी हो गए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जेल भेज दिया। कारकुनों का एहतजाज। हुकूमत और नैब के दरमियान गठजोड़ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्जाम। तो ये वो नैब न्याजी गठजोड़ है जिसके तमाशे को अब खत्म होना चाहिए। ऑपोजिशन ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। इनका इंटरेस्ट ऑप्टिक्स मैनेजमेंट है और मीडिया मैनेजमेंट। हुकूमत का अपनी मुआशी टीम पर इत्माद का इजहार। क्या मुल्क में मुआशी बहरान न होने का हुकूमती दावा दुरुस्त है? पूछेंगे वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इफ्तिखार दुरानी से, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से, पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नए पाकिस्तान और तब्दीली की राह में सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी बहरान बना हुआ है। हुकूमत का तो दावा है कि मुल्क में कोई मुआशी बहरान है ही नहीं। वजीर खजाना कहते हैं कि बाज हल्के हिजानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत के फैसलों की वजह से बेयकीनी की कैफियत बढ़ रही है। वो ये कह रहे हैं कि सर्टेनिटी नहीं की बातों में, जिसकी वजह से मुल्क मुआशी बहरान की जद में है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत हो या स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझानात हो, कारोबारी हलकों में तशवीश यकीनन नजर आ रही है। मगर सवाल यह है कि चंद रोज में तब्दीली लाई भी किया जा सकती थी। इसलिए जो एक बहुत सख्त तनकीद हमने देखी वजीर खजाना असद उमर पर चंद हलकों की तरफ से होती हुई, यहाँ तक कि कुछ ने यह भी कहा कि इस्तीफे की खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिस पे कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मजीद अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है इन बातों से। आज ऐसे लगा, कल हमने देखा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया, वो बरतानिया में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि खबरें गलत हैं। फिर नईमुल हक साहब ने कहा, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी मुआशी टीम की भरपूर तारीफ की है। यहाँ मैं एक बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, लेकिन जो हम इससे निकले हैं, मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब, आप भी तनकीद करते रहे हैं मुआशी पॉलिसी के ऊपर या जो भी अभी तक कारकर्दगी रही है मुआशी टीम की, आपके ख्याल से असद उमर साहब इससे बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते थे? लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे इंडिविजुअल्स को ना लेके आए, बट पूरी जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है तबाहकुन, मैं तो ये कहूँगा। और इसमें फरिया वो कह रहे हैं कि निकाल लिया। मैं अभी पिछले चंद दिनों का अगर आपको एक फैक्ट शीट बताऊं, आज के दिन अगर आप देखें कि 1000 से ज्यादा पॉइंट स्टॉक मार्केट गिरी थी, कल 300 पॉइंट, पीर के दिन 1350 पॉइंट, उससे पहले जुमे के दिन क्राइसिस था डॉलर का, बुरे तरीके से रुपए की कदर गिरी। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का तमाशा नहीं हुआ था। उसी दिन शाम को फिर जो पॉलिसी रेट है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करता है, जिसके बेसिस पर आगे जो कॉस्ट ऑफ मनी है उसका पता चलता है 1.5% अनप्रेसिडेंटेड है, बढ़ा दिया गया है। और ये दूसरी दफा है पिछले 2 महीने में जिसको ये पॉलिसी रेट बढ़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस है? कि मतलब हुआ क्या है? तो अच्छा, ग्रोथ रेट जो 6.5% प्रोडिक्टेड था, 5.8% पर क्लोज हुआ था, वो 4% पर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 35% से 40% नीचे है। इसका जवाब इकोनॉमिक टीम भी देती है, पीटीआई भी देती है। हम आपको असद उमर साहब का आपने कहा कि इंडिविजुअल्स की बात नहीं करें, बट वी ऑल नो कि तनकीद उनके पर मुसलसल होती रही। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अनजस्टिफाइड तनकीद होती रही, कुछ का ख्याल है एजेंडा ड्रिवन तनकीद होती रही, मगर कुछ कहते हैं कि कारकर्दगी पे हो रही है। क्या कहा असद उमर साहब ने? लेट्स वॉच दैट। हमें क्या है तो उसको आप समझ लें ऐसे
कि कप्तान ने टॉस जीता है एंड डिसाइडेड टू बैट और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए हुए हैं, यानी गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। जुबैर साहब, और साथ साथ आप भरपूर फरमाइश करें कि छक्का भी फौरन मारे हैं। ये कि अगर ग्रीन टॉप विकेट थी और कंडीशंस इतनी खराब थी तो बैटिंग चूज करने क्यों करेंगे? वो कप्तान ही गलत है ऐसी सिचुएशन में आप बैटिंग करने। that's a very good question. तो वो एग्जांपल बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी सिंपल सी बात लॉजिक बता दूं। देखिए, बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन कंटेंट था, टैक्स रेवेन्यूज। ये जो कहते हैं ना, मिला क्या है, दो डब्बे होते हैं, एक में रुपए का खजाना होता है, एक में डॉलर्स का होता है। रुपए का तो इतना था कि ओवरफ्लो हो रहा था। पाकिस्तान की तारीख में 2018 जून तक जो टैक्स कलेक्शन हुई थी वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है, 4000 बिलियन। और ये डबल है उस रेट से जो 2013 में हमें मिला था। डॉलर कम थे, सिर्फ डॉलर को एड्रेस करना था, सिर्फ डॉलर को एड्रेस करना। पूरी इकोनॉमी की मार धाड़ इतनी की कि सब कुछ तबाह हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी स्लो डाउन हो गई है। कौन सा सेक्टर है मुझे अभी बता दें जो प्रोग्रेस कर रहा है? तो और सबसे बड़ी बात, मोमेंटम लूज कर दिया है, सेंटिमेंट खराब हो गया है। जब ये दो चीजें खराब हो जाएं तो इकोनॉमी को वापस लाना कोई बटन नहीं है कि आपने स्विच ऑन करेंगे तो वापस हो जाएगा। ओके, सो आपके लिए मोमेंटम भी लूज कर दिया, ऑपोजिशन भी नाराज नजर आ रही है। अभी हमने सुना मोहम्मद जुबैर साहब को, शाहिद रहमान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। बेयकीनी हाल बढ़ गया है क्योंकि डॉलर जिस रेट पर पहुंचा है उससे तो लोगों की जमा पूंजी, मंडियां सब बुरहानी कैफियत में हैं। अभी भी ये शेयर नहीं कर रहे हैं। अब ये जो तेल की कीमतें आई हैं उसके भी जो नीचे आई हैं उसके भी सम्राट पास नहीं हुए अवाम को। और इन्होंने एक दफा शराइत जिनसे ये कर्जे लिए जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर ये कर्जे लिए जा रहे हैं, पार्लियामान में शेयर नहीं किए हैं। इफ्तिखार ज़ुरैनी साहब, क्या अनसर्टेनिटी की जो कैफियत है ये बेहतर हो सकती थी, इसकी बेहतर हैंडलिंग हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मोस्टली अनसर्टेनिटी अपोजिशन फैला रही है मुसलसल बयानबाजी करके। ये एक रेगुलर मार्केट फीचर था जिसमें आपने डॉलर को मेंटेन किया हुआ था आर्टिफिशियली। आप इसाक डार फार्मूले था, ये दिन के फाइनेंस मिनिस्टर जो नून लीग के थे मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते साथ ही कहा 105 से 125 पे लेके, उन्होंने कहा ये आर्टिफिशियली मेंटेन किया गया है। और दूसरा ये कि डॉलर तो सारी जिंदगी हमें तो $1 पे नहीं मिला हुआ ना जी, हमें तो 125 पे मिला डॉलर। ये सारी अनसर्टेनिटी आखिरी 5, 7, 10 रुपयों में आ गई है। ये अनसर्टेनिटी पहले इनको नजर नहीं आ रही थी। जो असद उमर ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ग्रीन टॉप विकेट थी, वो बिल्कुल ठीक थी कि ग्रीन टॉप विकेट में जब आप डॉलर जो वैल्यू 125 पे आके ले रहे हैं, कर्जे आपके $97 बिलियन आपने लिए हुए हैं, आपने राइप अप सिचुएशन रखी हुई थी कि आएंगे ये ऑन टू द नीज हो जाएंगे। ये देखें इनकी जो थी ना प्लानिंग जो थी वो एग्जैक्टली वो थी जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए थी इनकी, कि वॉर टोन सूबा है, इमरान खान आएगा, फंस जाएगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अभी भी इनका ख्याल ये था कि इनकी इकनॉमिक टीम जाते हुए करके जा रही थी। ये ग्रोथ फार्मूला जो है ना, ज़ुबैर भाई आके हर दफ़ा कह देते हैं, अब ये कितनी कोई फैक्चुअल आपके पास जो है फिगर्स हैं। ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे बड़े ज़्यादा आए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से 80-90% ऑफ योर रेवेन्यू इज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। गरीब आवाम की कमर तोड़ के लेके आते हैं, उसको रिफॉर्म करना है। अच्छा, इंपोर्ट बेस्ड, ड्यूटी बेस्ड आपने रखा हुआ, एक्सपोर्ट आपने रुकी हुई है, मैंने पूरी इकानमी उल्टी चला रहे थे इस मुल्क की। अभी जब रीसेट किया गया है उसमें आपने रियलिस्टिक टारगेटिंग करनी है, अगले 2, 4, 6 महीने में चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। इसके बावजूद एक ईमानदार क़यादत जो है इस मुल्क को चाहिए थी, जो मिल गई है इमरान खान की सूरत में। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी आपकी तरफ से भी आई, मसलन IMF के ऊपर कभी क्लैरिटी नहीं आई। मसलन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था डॉलर का, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे पता था। ये जो आपस में तज़ादात, फिर हर तरफ से खबरें आई फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, तो फौरन प्राइम मिनिस्टर हाउस से जवाब आना चाहिए था। दिया मैंने, देखें 2 बजे जी फौरन नहीं आया। नहीं देखें 2:15 एक खबर ब्रेक हुई है, 3 सवा तीन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसको जवाब दे दिया कि ये झूठ है।
ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी है। आज मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ट्वीट भी की है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ट्वीट किया, वो तो उनकी मर्जी है, वो ट्वीट करना चाहें जिस तरह मर्जी करें। जब मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो है उनको ये चाहिए कि उस पर ट्वीट करते कि $125 कैसे गया था, उस वक्त ट्वीट करनी चाहिए थी। अभी हम एक राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है डॉलर मैनेज कर, रुपया और डॉलर की फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेगा, वो कैबिनेट उसका, ही इज़ द हेड ऑफ दैट कमेटी जो करता है। उसने रात को नहीं बताया, सुबह बता दिया उसने कि जी ये हो गया है। और एक्चुअली सिचुएशन अगर रिपोर्ट होगी डिले तो इसमें कौन सी बुरी बात होगी उसको डिलेड इन्फॉर्मेशन देने में। मतलब ही इज़ डिसेंट्रलाइज। में देखें, ये जो है तहरीक इंसाफ फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी नहीं है ना, इसमें भाई हैं, बहनें, बच्चे, बाप दादा, जो सिस्टम जो क्रिएट किया गया इस मुल्क में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, उसमें और हमारी पार्टी में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने 22 साल लगाए ये पार्टी बनाने में, नॉन फैमिली बेस्ड, जो कि मेरिट बेस पे डिसीजन करती है और उसको ग्रो किया उसने। वो कहता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हर फैसला करेंगे। इन्होंने सेंट्रलाइज मैकेनिज्म रखा होता है कि मियाँ साहब से वो पिछला वजीर आज़म बन गया, वो कहता है मेरा वजीर आज़म जो है वो नायल बंदा है, और तस्वीर लेकर आता था उसमें क्या कहते हैं पार्लियामेंट में। कर रहे हैं अभी इस गवर्नेंस से निकल के आप एक उस गवर्नेंस से निकल के आके एक और गवर्नेंस पे आप आ गए। गवर्नेंस के सिस्टम को डिस्कस करें ज़ुबैर साहब। मेरा ख्याल है देखें, अगर आप आदादो शुमार पर चले, आप इकोनॉमी का डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो इशू था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो नहीं है कि ये सेंट्रलाइज्ड है या ऑटोनोमस है। ये एक झूठ पर मबनी एक बात हुई थी और उसको सीरियसली दुरानी साहब को सुन ले दुरानी साहब हौसला करें। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आप झूठ बोल, सुन तो लेना, तो उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। मुझे रिबट कर दे। देखिए मफरूजा ही गलत है। अच्छा चले पहले बात सुन ले। नहीं, वो मफरूजा ही गलत है। आपको पता है ना मैं क्या बात करने वाला हूँ। बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा सर्टिफाइड सादिक वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही आप नहीं कह सकते। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे टेलीविजन से पता चला। सर्टिफाइड फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखिए कभी नहीं सुनेंगे जुबैर भाई, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने खुद पर्सनली कम्युनिकेट किया था। अब आप खुद फैसला करिए। इतनी सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे नहीं कम्युनिकेट किया था, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं एक दिन पहले कम्युनिकेट किया था, जिस दिन सुबह को होना था उससे पहले शाम को कम्युनिकेट किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये ऑटोनॉमी और दूसरी चीजें तो सेंट्रलाइजेशन तो बात की बात है, पहले तो ये बताएं कि सच कौन बोल रहा था और झूठ वही बात है सारी जुबैर भाई जी। तो ये पहले आप भी, अगर आप भी बता दें कि जो डॉलर के हवाले से मिफ्ता साहब सही कह रहे थे या डार साहब सही कह रहे थे, सो वो क्वेश्चन भी हमें मिल जाए, इसका भी जवाब मिल जाए, क्योंकि हम तो सवाल ही पूछते रहते हैं, जवाब मुश्किल से मिलता है। नहीं, मैं तो हमेशा जवाब देता हूँ। जो सवाल पूछेंगी मैं उसका जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कि फैमिली मिफ्ता साहब में और इसहाक डार में किस कौन सच्चा था। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, फिर बता दें कि मिफ्ता साहब में और डार साहब में कौन। एब्सोल्युटली मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल, एक सेकंड। इकोनॉमिक सोल्यूशन डिफरेंट औकात में डिफरेंट वक्त में उसकी मुनासबत से होता है। 2013 जून में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन वही थी जो इन्होंने इनहेरिट की थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हमने डॉलर रिजर्व्स बिल्टअप करने थे। डॉलर रिजर्व्स बिल्टअप करने के लिए हमें जो डर खौफ था वो ये था कि जिस तरह इस दफ़ा हुआ है कि प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी, हम वो नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने कंटेन्ड एक्सचेंज रेट रखा था। अगर हम नहीं रखते तो फिर वो तबाही होती प्राइसेस की और आम आवाम सफर करते। 2017 नवंबर में जब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जून 2000, आप तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, उस वक्त डीवैल्यू करना और उस वक्त एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए तो हमने डीवैल्यू किया था। भी आके क्रिटिसाइज कर रहे थे ना मिफ्ता साहब को। आर्टिफिशियल नहीं होता, इट्स एक्सचेंज पॉलिसी है कि उनको कहते कि गलत किया इन्होंने। शौकत अजीज ने खुद डार साहब कहते कि मिफ्ता साहब ने गलत किया। नहीं, गलत और सही नहीं, उसके मुस्बत नताइज निकले। प्राइसेस लोएस्ट एवर थी, डिस्काउंट रेट 40 साल का लोएस्ट एवर था। आपके डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्टअप हो रहे थे, मैक्रो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी। साहब भी ठीक थे जी, डार साहब भी ठीक थे और मिफ्ता साहब भी ठीक थे। आप 3.5 साल, एक सेकंड फरिया, आई एम सॉरी, आप ये बिल्कुल एक गलत कंपैरिजन कर रही है। मैंने ये चीज पूछी थी जो दुरानी साहब अगर मुझे जवाब दे दें,
मैंने ये पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया था एक दिन पहले शाम को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे पता चला था टेलीविजन से। आप किसको किस चीज से, आप इनसे सवाल पूछे ना उसका। मैंने तो मेरा सवाल ये है ज़ुबैर भाई, 90 से 125 पे गए हैं। ठीक है, उनका सवाल भी वैलिड था सर, उनका सवाल भी वैलिड। मेरा अभी तक सवाल का जवाब नहीं है। 90 से 125 पे जब डॉलर गया मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, ये तकरीबन को लगभग 35 90 से नहीं गया था, वो पहले 100 से गया था, 100 से गया था। चलो 93 से, नहीं 93 से नहीं गया था, 100 से गया था, 93 100 से गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और हमने 117 पर छोड़ा था। टेलीविजन है, ये तो आपको पता होगा, आप साथ होते हो उनके। जी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया। मैंने ये कहा है कि जी हमारा जो है डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है, स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज है and he is fully autonomous and the prime minister has full faith in यार मेरे सवाल का जवाब दे दें। That's a very assuring answer, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मुझे रज़ाउन साहब और धामर साहब के पास भी जाना है। वही सवाल का जवाब है, नहीं देना चाहते आप सवाल का? नहीं वही सवाल का जवाब बताया किसी ने प्राइम मिनिस्टर को? देखिए मैंने जब कह दिया कि डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है, उनका पूरा फेथ है अपने फाइनेंस। वेरी गुड कि फेथ है, हमारा भी फेथ है फाइनेंस मिनिस्टर में, लेकिन उनको बताया किसने था? पता है ना जी उनको, यही तो बता रहा हूं। Who told him? टेलीविजन और फाइनेंस मिनिस्टर? मैंने सुबह बताया उनको कि आपने बताया। चलिए दैट्स न्यू इंफॉर्मेशन कमिंग इन के टीवी पे खबर आ रही है। सो वी विल टेक अ ब्रेक। अब माजरत में रज़ा हारून साहब से और आजिज धामरा साहब से कि इतनी देर तक हमसे बात नहीं कर सके। वी विल टॉक टू देम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रज़ा हारून साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज अपनी मुआशी टीम की तारीफ करनी पड़ी इसलिए क्योंकि अपोजिशन मुसलसल एतराज़ात उठा रही है। सो अनसर्टेनिटी अपोजिशन की तरफ से है या कुछ खराबी गवर्नमेंट की तरफ से है? पर ये देखिए, मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो तो इंस्टेबिलिटी की वजह से ख़राब हैं, लोग परेशान हैं। और ये वो लोग परेशान हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, एक घर के अंदर जो बजट मेंटेन करने वाली घर की खातून खाना है, वो सब परेशान हैं, सबके बजट आउट हो गए हैं। वी डोंट नो व्हाट द रिप्रीव इज और कैसे बचेगा। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जहाँ इतनी ख़राब हालात हो वहाँ गलत क्रिकेट टर्मिनोलॉजी यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा कप्तान जिसे मालूम हो कि पिच भी गीली है और हवा भी ठंडी है, वो टॉस जीत के बैटिंग नहीं लेता, वो बॉलिंग करवाता है। और वो टॉस जीत के बैटिंग लेके ठंडी पिच पे और गीली पिच के ऊपर जो है वो अपने ऐसे ओपनिंग बैट्समैन को नहीं भेजता जो तजुर्बेकार ना हो। तो ये टर्मिनोलॉजीज के इस्तेमाल भी गलत हैं इनके। ज़्यादा प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि पीटीआई के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी और बड़े फ़नी किस्म के होते हैं सीरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जो मेजर मटीरियल है, जो कि उनके प्रोडक्ट्स में उसका मेजर कंपोनेंट इंपोर्ट किया जाता है। आज आपके मुल्क में कॉटन भी इंपोर्ट किया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हाँ, बिजली के लिए जो जनरेटर्स हैं उसमें, ये तमाम चीज़ें इनको ये बड़ा सीरियसली बैठना होगा। इनको ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि एक दिन में डॉलर 5 रुपए से 10 रुपए से दोबारा गिर के शाम को 5 रुपए बंद हो जाए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस दिन की कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए, कोई अपने अंदर अपने अल्फाज में और अपने अमल के अंदर। मैं इमरान खान साहब से मुतमईन हूँ, मुझे पता है कि उनकी नीयत भी ठीक है, उनका अंदाज भी ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है। इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी कैबिनेट है, उनकी कैबिनेट के वुज़रा के गैर संजीदा बयानात हैं। मुश्किल हालात में जहाँ एक घर के अंदर आफत आ गई है जिसका 20,000 रुपये का बजट 26,000 का हो गया है, उसके बाद 6,000 रुपये कहीं और से उसका ज़राए आमदनी नहीं बढ़ रहा, उसकी परेशानी है, लोग परेशान हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी से बाहर हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेशनली और मुल्क से बाहर बैठे हुए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो देखते हैं कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनकी कैबिनेट को भी बुरा कह रहे हैं और मौजूदा कैबिनेट, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तनकीद हो रही है। कौन सी स्टेबिलिटी है इसके अंदर? मैं तो नहीं समझ पाया कि हम कहाँ किस शोबे में हम ऊपर जा रहे हैं और किस शोबे में हमें जो है वो जाके बैठ के देखना चाहिए। लेकिन रज़ा हारून साहब, आज हमने एक और डेवलपमेंट देखी। वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी आजम सवाती अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ये क्लेम करिए आपने कहा कैबिनेट का मसला है, कैबिनेट में चेंजेस का भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। आपकी नजर में किसकी तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, सवाती साहब का केस बड़ा अलार्मिंग है।
सवाती साहब के केस में अब तक इतना कुछ हो गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीआईटी जमा हो गई, लेकिन पीटीआई का मैंने शो कॉज नोटिस नहीं देखा इसका सवाती साहब को। मतलब उनको कोई फिक्र नहीं थी कि सवाती साहब पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए तो पीटीआई का अपना कोई डिसिप्लिनरी बोर्ड, कोई इनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिनरी एक्शन, वो एक्शन में आ जाता। तो ये बड़ा मिसिंग एलिमेंट रहा। और अभी पिछले हालिया जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली सवाती साहब को सपोर्ट किया है और he was even he didn't know about the GIT report being the federal interior minister as well. So ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि सवाती साहब के केस के अंदर तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि पीटीआई का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है पीटीआई के अंदर कि उनके टॉप लीडरशिप से लेकर निचले लेवल तक कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता हो, कोई शो कॉज नोटिस इशू होते हो, जब तक कि वो मामला किसी कोर्ट, किसी अदालत से वो उसकी कोई जजमेंट ना आ जाए, तो दे डोंट टेक एनी एक्शंस। ये इनकी अपनी जमात के लिए इनके लिए मुनासिब नहीं है। इनकी डेमोक्रेसी जो इनके अंदर पार्टी के अंदर मौजूद है, ये बात मैं मानता हूँ इमरान खान साहब की, दुरानी साहब कह रहे हैं मेरिट पे यकीन रखते हैं, लेकिन फिर मजा का खेज है मेरिट पर अगर हम गुफ्तगू करेंगे केपी के अंदर जो इलेक्शन में टिकट बांटे गया, फिर मजा का खेज हो जाएगी सारी बात। तो मैं तो बड़ा कभी मैं सोचता हूँ, मुझे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब कोई बयान वहां दे देते थे, उसका कोई सर पैर होता नहीं था और यहाँ बैठकर हम डिफेंड कर रहे होते थे। तो आई फील वेरी मतलब मुझे बड़ा फील होता है पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के लिए। Okay, so इफ्तिखार साहब से आप एसोसिएट कर रहे हैं, you can really feel his feelings कि वो कहना सच भी चाहते होंगे दुरानी साहब, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छा दुरानी साहब जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, भाई अभी तो कहा है इमरान खान साहब ने कि उनको नहीं मालूम था कि रुपया डीवैल्यू हुआ है, जबकि असद उमर साहब ने कहा कि उन्होंने बता दिया था। इसमें तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं है, तो उसका जवाब वही बनता है जो हम दिया करते थे। आपने ठीक जवाब दिया है कि सियाक और सबाक से अलग हो गई है बात। असल में वो ये कहना चाहते थे, असल में उनका मतलब ये था, ये तो हम लोग कर चुके हैं बहुत। देखिए जी, मैं एक जो है ना वर्किंग प्रोफेशनल हूँ जिसका कोई बैकग्राउंड है। मैं इस वजह से नहीं आया कि मैंने उनकी तारीफ करना है, मैं उनकी आइडियोलॉजी पे आया हूँ और ये सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर किसी ने देखना, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाता रहा हूँ जी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, विजिटिंग फैकल्टी पे रहा हूँ 6, 7, 8 साल। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि पार्टी एज इंस्टीट्यूशन पे मेरी पहली गुफ्तगू खान साहब से हुई थी और उसके बाद फिर मैं उनके साथ अलाइन आया और मैंने काम किया। इससे डेमोक्रेटिक बंदा पाकिस्तान में नहीं है जो अपने केस में कहता है, अपने केस में जी, मैं ये आपको ऑन ग्राउंड कहता हूँ, जब इनके घर का केस था उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया कोर ग्रुप में और स्पोक्स पर्सन को उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक हूं और आप डिफेंड कर सकते हैं करें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं, मैं खुद कर। अगर इजाजत धामा साहब की तरफ चलते हैं। धामा साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि डॉलर की कदर बढ़ने पर वजीर खजाना और वजीर आजम के बयानात में तजाद है, इसलिए दोनों में से किसी एक को घर जाना होगा। ये मुतालबा है सर, मतलब डेमोक्रेसी लविंग पार्टी है, आपके ख्याल से इतनी बड़ी गलती है कि आप कह दें कि किसी एक को घर जाना होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं भी याद आ गया कि मैं प्रोग्राम का आपकी तरफ हम लेट आए, उसकी मैं माजरत चाहती हूं। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा महदूद हो जाता है और टाइम स्टार्ट वैसे ही आपके प्रोग्राम का है। पहली बात देखें, इशू ये है कि अभी दुरानी साहब, इसके लिए मुझे बड़ा एहतराम है ज़ाती तौर पे, वो बार बार अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि इस जैसा डेमोक्रेटिक और बड़ा क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा, मगर वो शायद भूल रहे हैं कि इसी प्राइम मिनिस्टर ने इस कौम से वादा किया था कि वो 15 दिन में 2 बार कम से कम 2 घंटे के लिए हाउस ऑफ फ्लोर पे आएंगे और कौम के उनके सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। अब वो कौम पूरी मुंतजर है, पूरी अपोजिशन इंतजार कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन 100 दिनों के अंदर वो वादा भी याद है या वो भूल गए हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि अदालतों का एहतराम करते हैं अपने केस में, तो देखें एक केस है जो है बनी गाला का, और प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग है, जो बड़ी क्रेडिबिलिटी की दावाएं करता है, उनका घर अब तक रेगुलर नहीं है, और रेगुलर ना होने की वजह से और बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर का घर होने की वजह से आपको पूरे पाकिस्तान में बिल्डोजर नजर आ रहा है जो बेरहमी से उनकी आंखें बंद हैं और वो तमाम घर और मार्केटें सारी क्लोज करता जा रहा है। मगर साहब, ये सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करवा रही है। देखें, ये सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत जो रिव्यू में जा रही है, जो रिक्वेस्ट करने सुप्रीम कोर्ट को जा रही है कि जो लीज वाली जगह है ये तो वो भी डैमेजेस हो रही है कोर्ट के आर्डर के आड़े में। काफी
अफसरान अपनी अपनी मोनोपोली किए हुए हैं। मगर मैं बनी गाला के केस की स्पेशल बात कर रहा हूं, जहां का डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो हटा दिया गया, जो इस केस में स्पेशली काम कर रहा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो भी अफसर सच बोलने की जरूरत कर रहा है उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद ये क्रेडिबल वजीर आजम साहब की निशानी है कि जुल्फी बुखारी के केस में नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर को ऑफिस में कॉल की गई और उन्हें शटअप कॉल दी गई कि अगर आपने रिजाइन नहीं दी तो आपको हटा दिया जाएगा, और वो रिजाइन देने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये इसी प्राइम मिनिस्टर साहब की निशानी है कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हजरत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है कहीं तारीख में। ये इसी प्राइम मिनिस्टर साहब की क्रेडिबिलिटी है, जो अपने ही मिनिस्टर साहब जो एक दिन पहले बोलते हैं कि पाकिस्तान में 2 शख्सों को मालूम था कि डॉलर जो है अब वो टेक ऑफ कर रहा है और भी ज्यादा अपनी बुलंदी से, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उन्हें मालूम होता है मीडिया के थ्रू। अब मेरे ख्याल में ये मामूली बात नहीं है। ये पीटीआई की बाहर की अपोजिशन वाली बात तो अलग है, ये कहते हैं कि अपोजिशन इस तरह की काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी हुकूमत है जिसके नसीब में ऐसी अपोजिशन आई हो जो कह रही हो कि कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस उस अपोजिशन की तारीफ करते हैं। जब टॉक शो में आते हैं तो अपोजिशन के रवैयों पे तनकीद करते हैं। लेकिन एक पीटीआई के अंदर की जो अपोजिशन है, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है अब इतनी बार जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कह दी कि वो कंटिन्यू कर सकें। मैं सियासी कारकुन के नाते ये बात पता नहीं क्यों मेरे एक तजुर्बा कहता है कि कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। आपको लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे? इस काबीना से निकलने वाले वजीर खजाना के तौर पर ये हैट्रिक होगी। इससे पहले एक वजीर नेब के हवाले से रिजाइन देने पे मजबूर हुआ, और दूसरा वजीर जेआईटी बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे हुआ। ये क्रेडिट लेते हैं कि देखें जी हमने 2 वजीर निकाल दिए, आपने नहीं निकाले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से वो वजीर निकले। ये क्रेडिट तो नहीं, आप खुद लिए हो। नहीं, बाबर अहवान बट लेट मी रिमाइंड यू धामरा साहब कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो फाइनेंस मिनिस्टर कई बार आपने भी आपके तब्दील हुए थे, इफ यू रिमेंबर। कर रहे हैं, ये फर्क है दुरानी साहब कि बाबर अहवान साहब ने रिजाइन दी, उसके खिलाफ रेफरेंस है, मगर वो बाहर रह के रेफरेंस को फेस कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं वो जेल में रह के रेफरेंस को, जिनके खिलाफ रेफरेंस है, इसलिए नहीं आए उनके। ओके ठीक है, क्योंकि आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात फवाद चौधरी साहब ने की। उन्होंने कहा सदाई साहब आखिरी इलेक्शन अपना लड़ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी। धामरा साहब से मैं कमेंट लेती हूँ, बट आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जो उन्होंने कहा है? देखिए धामरा साहब इधर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ तो इधर डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है, वहाँ बैठ के सिचुएशन डिफरेंट होती है। बनी गाला कभी भी रेगुलराइज नहीं था। जो मोड़ा नूर है ना जी, जहाँ पे इमरान खान रहते हैं, वो कभी भी सीडीए के बिल्डिंग कोड्स में नहीं था। उसके बावजूद इमरान खान ने मोड़ा नूर यूनियन काउंसिल से परमिशन ली है। तो ये जो आप इंक्रोचमेंट से मिला रहे थे और उसके बाद बात कर रहे थे, पाकिस्तान का काम है। आप धामड़ा साहब मुझे बताएं कि जिन मलिक रियाज जो आपके पीछे खड़ा है, मलिक रियाज जो आपके केस क्यों सुन रही है, कि वो केस ही खत्म हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट को कह दें केस तो वहां चल रहा है। देखे हम देखे हमारा काम मुझे बात पूरी करें हमारा काम है सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना। जब इन्होंने केस बनाया हनीफ अब्बासी ने कि जी ये ज़मीन खरीदी की बनी गाला की और ये पैसे लॉन्डर हुए, उसमें हमने फाइनेंशियल ऑडिट करवाया इमरान खान का पूरा पाकिस्तान की तारीख में किसी के नहीं हुआ, इसलिए वो सादिक और अमीन आए। अभी भी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो पूरे की पूरा प्रोसेस बताएंगे, इसको रेगुलराइज करें। दूसरी बात जो है, जो कि धामड़ा साहब ने फरमाया उसके असद उमर साहब के ऊपर, देखिए मेरी बात सुने, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है और हमारा बेस्ट टीम प्लेयर है और वो इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे जैसे कि वो हैं। आपकी ख्वाहिश अपनी जगह पे है, जो आप रखें और रखते रहें। ओके, एक जो आज अहम बात और प्राइम मिनिस्टर ने की, मैंने दूसरी बात भी की जी, मैंने दूसरी बात भी की कि अपोजिशन पीटीआई की बाहर की जो अपोजिशन है हुकूमत की, उसका मकसद अपनी जगह पे हो, तनकीद करें, मगर जो आपके अंदर की जो अपोजिशन है वो बता रही है कि ये कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात के सादिक और अमीन, आप बताएं कि वजीर खजाना सादिक और अमीन सच बोल रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब सादिक और अमीन सच बोल रहे हैं? ये केस बिल्कुल जो 62 और जो 1F के तरफ जा रहा है और इसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। मगर क्योंकि इनके पास वो कह रही है मैंने बताया था, अभी सखावत साहब ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था डालने के, और कोई बात नहीं रह गई।
क्योंकि ये बताएं भावड़ा साहब स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं, इनको दिखाएं इंचार्ज कौन है जो जिसने रेट सेट कर। आप दुरानी साहब ये बताएं कि आपने खजाने में कितना पैसा लाया, आप ये बताएं। 4 मुल्कों का दौरा किया आपने, कितने पैसे आपके पाकिस्तान के खजाने में आए? अगर आए तो आपने कल ही रेलवे के किरायों में इजाफा कर दिया, जहां पर मजदूर चढ़ता है, आम लोग चढ़ता है, उसका किराया आपने बढ़ा दिया। इस तरह तो ना करें साहब, कहीं तो अपनी नाकामी ये नाकामी नहीं है जी, बिल्कुल कहीं भी देखें। ओके, एक घर पे जब डाका पड़ता है तो सबसे पहले इफेक्ट जो है वो घर की मकीनों पे होता है। इस वक्त इशू है, लेकिन ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मुझे एक सवाल रखना था टेबल पे, लेकिन एक वक्फे पे जाना पड़ रहा है। मैं रज़ा साहब आपकी तरफ जी एक जुमला सिर्फ कहना चाहूंगा कि हम कल बैठे हुए थे कराची के इंडस्ट्रीज के साथ, उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है दुरानी साहब की तवज्जो के लिए कि बिकॉज ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन और बैंक इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, उनका ख्याल है कि आने वाले महीने में 2 महीने में 1 लाख अफराद बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो प्लीज इसको देखें और इन चीजों पे जरा सा 1 लाख अफराद बेरोजगार होने जा रहे हैं। अलार्मिंग। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि अभी कुछ दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया एंकर्स को, तो मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की, वो पंजाब के हवाले से बात की गई थी, मगर रिपोर्ट ऐसे हुई कि मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है, जिसको फिर हामिद मीर साहब ने क्लैरिफाई भी किया। मगर क्योंकि ये बात अब हर तरफ हो रही है, तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी इसके बारे में बात की, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बात क्या करूं, जो कुछ वो कर रहे हैं दुनिया देख रही है। क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात की बात पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। अवाम खुश हैं कि जल्द हमारी जान छूटने वाली है। हम संजीदा सियासत के कायल हैं। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। जुबैर साहब, आप लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तो अवाम में पजीराई है। जब भी इंतखाबात होंगे, वो तो आपने बात सही की है कि इमरान खान का मेरा नहीं ख्याल है इंटेंट था ये कहने का, वो साउथ पंजाब सूबे के हवाले से शायद बात कर रहे थे, उसमें वो उनसे स्लिप हो गया। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। वो द मिड टर्म के हवाले से उसके बाद हुकूमती वज़रा ने क्लैरिफाई भी किया है कि वो उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉब्ली वो खुद फोर्स हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, जब वो ग्रीन टॉप विकेट में और सीम और होनी शुरू हो जाएगी, जो असद ने कहा था। तो जब संभाला नहीं जाएगा तो खुद ही अपने वजन के नीचे मेरा ख्याल है दब जाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है। जब हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है दुरानी साहब बहुत संजीदा आदमी है। दुरानी साहब से मैं जब बात कर रहा हूँ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, अगर 1000 पॉइंट आज स्टॉक मार्केट गिरी है तो इसमें कोई खुशी का इजहार करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें सेटिस्फाई होने की जरूरत है। ये ब्लड पाथ है, और कम से कम हम एज अ मिनिमम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि दुरानी साहब जैसे जो मिनिस्टर्स हैं उस पर एक सीरियसनेस तो शो करें। इसी तरह से परसों अगर 1350 पॉइंट गिरी थी, या करेंसी की जो वाइल्ड स्विंग्स हैं वो जिस तरह से हो रही हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है कुछ सेटिस्फाई होना कि जी वो ये कहना कि ये पिछली हुकूमत, भाई आज की क्रेडिबिलिटी, और सबसे ज्यादा जो मेरा कंसर्न है वो है दिस लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो असद ने खुद परसों एक स्टेटमेंट ने कहा था कि जो मिसकंसेप्शन हमारी इकोनॉमी के बारे में फैलाए जा रहे हैं उससे इन्वेस्टर्स डर के भाग रहे हैं। सो ये जो लेकिन वजीर आजम ने कहा कि सुजुकी, पेप्सी और कोका, जी मैं उसकी स्टोरी भी बता देता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि सुजुकी का जो है ये, और कोक ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का, आप कोक के चीफ एग्जीक्यूटिव से फोन करके पर्सनली पूछ लें कि कोक का ये जो फैसला था ये पहले से, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, सुजुकी ने जो था वो पहले से लिख के दिया था उनके। So you are saying कि कोक के सीईओ से मैं इंटरव्यू करूं और वो कहेंगे ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट? नहीं, पीएमएलएन और पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, उनको क्यों फंसा रहे। उनका जो फैसला था ये उस वक्त हो चुका था इस साल के शुरू में फॉर एक्सपेंशन, जो कि एक रेगुलर प्रोसेस है, और अगर इनके वक्त में हुए तो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा भी कंपनीज आएंगी। पाकिस्तान 21 करोड़ की मार्केट है, और 21 करोड़ की मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
सुजुकी का जो कंसर्न है, जो इश्यूज हैं, वो अनरिजॉल्व हैं। इस वक्त वो नहीं आके इन्वेस्ट करेंगे जब तक आप ऑटो पॉलिसी में चेंजेस नहीं करेंगे। सो इन्होंने ये गलत बयानी से काम लिया कि वो आके लगा रहे हैं। वो आके उस वक्त लगाएंगे जब ऑटो पॉलिसी में उनको वो इंसेंटिव्स देंगे जो न्यू कंपनी को दिए जाते हैं। राइट, IMF पे आपकी क्लैरिटी है कि अभी नहीं है? देखिए निगोशिएशंस चल रही हैं। वैसे तो आइडियली जो है जुबैर भाई की पार्टी ने तो पूरी कोशिश की हुई थी ना कि आते साथ ही ये घुटनों पे होंगे, IMF के पास आ जाएंगे, फिर हमें जो है कोई और चीज़ निकाल लेंगे पंचिंग बैग के तौर पे। नेशनल इंटरेस्ट में जो भी फैसला होगा वो फैसला होगा। डिस्कशन नेगोशिएशन जारी है। बाय एंड ऑफ जनवरी दोबारा एक राउंड है, और अगर ये सिर्फ फाइनेंशियल एड है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। और रिफॉर्म एजेंडा जो हमारा साकिब शिरानी साहब ने जी लिखा है, वो जो जुबैर भाई की बिल्कुल अपोजिट उनकी गुफ्तगू है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने कहा कि जी 2 साल मतलब कि लोगों 10-15 साल से जो रुकी हुई चीज़ें थी वो रिफॉर्म्स तरीके इंसाफ गवर्नमेंट लेके आई 100 दिन में। उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। उन्हें कहा वो चीज़ें जो पॉलिसी डिसीजंस थे जो कि 15-15, 10-10 साल से नहीं कर सके, उन्होंने किया। जैसे कि सेपरेट करना था आपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करना था पॉलिसी से, वो तरीके इंसाफ ने आगे किया। कहते जी 15 साल से ये रुका हुआ था। हमने डबल किया टैक्स रेवेन्यू। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमने एक्चुअल डबल किया टैक्स रेवेन्यूज। हमने टैक्स टू जीडीपी ग्रोथ सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं सिस्टम की बात कर रहे हैं। पॉलिसी को आपका सिस्टम होता है तो जनरेट होता है ना टैक्स रेवेन्यू। अगर सिस्टम नहीं होता तो कैसे होता है? टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन से कितना था? अच्छा, ये बड़ा अच्छा 2 लाख से ज्यादा। बड़ा अच्छा आपने दुरानी साहब, आपने जो अभी बजट अनाउंस किया है, आपने जो बजट अनाउंस किया है उसमें 90 बिलियन रुपए के आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए। आप बता दें आपने डायरेक्ट टैक्सेस कौन से लगाए? एक बता दें जी। अभी जो है मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम जा रहे हैं कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स की तरफ गए हैं। पॉलिसी को हमने सेपरेट किया है रेवेन्यू से। रिफॉर्म्स हैं FBR के जो हम लेके आए हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फुल फ्लेज डेवलपमेंट पैकेज है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्सेस दिया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डेटाबेस का, थर्ड पार्टी का। तमाम इदारों से ये काम पहले नहीं हुआ, इन लोगों ने तो रोका हुआ था। किसी सूरत में कि आपने बेस अभी ठीक रिफॉर्म करनी है। आप साकिब शिरानी साहब की अगर गुफ्तगू सुने, वो इतने अप्रिशिएटिव है। उन्हें कहा कि 15-15, 10-10 साल की चीजें। अगर मुझे अलाउ करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, रज़ा साहब, ये जो कबल वक्त इलेक्शन के हवाले से आज नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, वो क्या हम जा सकते हैं मिड टर्म की तरफ? इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन अभी से ये बातें हो रही हैं। नहीं, क्यों जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन की तरफ? इलेक्शन हो गए, बड़ा कॉस्टली सब्जेक्ट है, पैसा लगता है। 22 अरब रुपए लगे थे पिछले इलेक्शन को कराने में। तो मिड टर्म इलेक्शन की कोई डिमांड कहीं और से तो है नहीं, सब लोग टाइम देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं नहीं समझता पंजाब रिलेटेड उनका कमेंट था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया। कसूर उनके एडिटर का है, जिसने रिकॉर्डेड इंटरव्यू से उसको एडिट नहीं किया। पता नहीं कौन एडिटर बैठा था। उसकी बात बहुत जरूरी है कि उसने बहुत से ऐसे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा प्राइड है प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क का। अगर वो ऐसी कोई बात कर रहा है और जो एडिटर जिसका काम है वज़ारत इत्तलात का, वो ऐसी बात जाने देता है, ब्रॉडकास्ट होने देता है, तो ही और शी इज ऑल्सो आंसरेबल कि मेरे प्राइम मिनिस्टर से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं तो इसको एक बात आपको बताऊं, देखिए जो मैं जिम्मेदार हूं जिस चीज का। नहीं बिल्कुल आप बताइए साहब, मैं तो कह रहा हूं जानना ही चाहिए। 2 जुमले थे, जैसे दूसरा जुमला ये था, इफ्तिखार साहब के लिए वो जिम्मेदार। दूसरा जुमला ये था कि उनको पता नहीं था, तो ये जुमला आप रोक सकते थे। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैंने 1 लाख अफराद वो बताया मैंने आपको। कराची की 7,000 दुकानें जो मिसमार हुई हैं फॉर वन रीजन और दी अदर, इंटरवेंशन 1 महीने से नहीं हुआ। उन 7,000 दुकानों के मिसमार होने से 50,000 के करीब लोग कारोबार और रोजगार से महरूम हुए। ये तमाम चीजें अच्छी नहीं जा रही। जब बहुत शोर शराबा हो गया, एजिटेशन हो गया, मुजाहरे हो गए, चैम्बर भी बाहर निकल आए, तो अब तीनों यानी लोकल गवर्नमेंट भी कोर्ट में जा रही है, प्रोविंशियल भी जा रही है। मैंने सुना है खान साहब इतवार को यहाँ आ रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुदा के वास्ते यू शुड ऑल, जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन छोड़ दें, स्टेट की नुमाइंदगी शुरू कर दें, ठीक हो जाएगा सब। आई थिंक वेरी वेल सेड। धामरा साहब, क्या मिड टर्म इलेक्शन, रज़ा साहब ने बड़ा क्लियर उसके बारे में जवाब दिया, पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? देखिए, मेरे ख्याल में कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मिड टर्म इलेक्शन की बात कर कौन रहा है? अपोजिशन कर रही है, हुकूमत का कोई मुखालिफ कर रहा है, मैं कर रहा हूं, या कोई एंकर अपने दफ्तर में कर रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था
कि वो जो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू चलाएंगे, और ऑर्डिनेंस के थ्रू आप जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना सकते। ये कौम को आपने एक झांसा दिया हुआ था। इसलिए जब आप इकोनॉमी को काबू नहीं कर पा रहे हैं और जब असद उमर साहब ये कह दें कि अभी 2 साल और जो है कौम को सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो ये नाकामी के एतराफ के मुतरादिफ बयान है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद से कह दें और बाद में कहें कि देखो जी मैंने ये पहले ही कह दिया था कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे। क्योंकि जब आपका ईमान ही ऑर्डिनेंस के थ्रू हो और ऑर्डिनेंस के थ्रू आप इतने बड़े सूबे वाला काम और बाकी कानून साजी आप नहीं कर सकते, जहां पर अपोजिशन ने कहा कि हम रियासत की भलाई और इस मुल्क के खातिर जो भी कानून साजी होगी हम हुकूमत का साथ देंगे, कहीं पर इनकार नहीं हुआ। मगर उसके बावजूद अगर ये मायूसकुन बयान प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आएगा तो उस पर मैं और आप जो है वो सिवाय मातम के कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हम इतने बेमुरवत